आज का टॉपिक है। अधिकतर लोग मानते हैं कि समाजों को अपने नागरिकों के लिए खुशहाली की प्राप्ति करनी चाहिए। अमेरिका के संस्थापक पूर्वजों ने सुख अथवा प्रसन्नता प्राप्त करने के अनहरणीय अधिकार को मान्यता दी थी। ब्रिटिश दार्शनिकों ने ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर की चर्चा की थी। भूटान ने अपने लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के स्थान पर प्रसिद्ध सकल घरेलू खुशहाली के लक्ष्य को अपनाया। चीन भी समरस समाज के रास्ते चलना चाहता है। तभी भी अधिकतर लोग शायद अब भी मानते हैं कि सुख या खुशहाली देखने वालों की आंखों में है। यह एक व्यक्तिगत पसंद है। वह ऐसी कोई चीज़ है जिसे निजी तौर पर देखने और बरतने की ज़रूरत है, एक राष्ट्रीय नीति के तौर पर चलाने की नहीं। खुशहाली बहुत ही हद तक भावनिष्ठ अथवा आत्मपरक जटिल अवधारणा है जिसे राष्ट्रीय लक्ष्यों की कसौटी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यह पारंपरिक विचार है। अनुभव और लक्ष्य इस विचार से तेजी से बदल रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, चुनाव विशेषज्ञों, समाजशास्त्रियों तथा अन्य विशेषज्ञों के अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि खुशहाली यद्यपि एक आत्मपरक अनुभव है, इसकी वस्तुनिष्ठ माप आकलन प्रेक्षणीय मस्तिष्क प्रकार्यता के साथ उसकी सह संबद्धता स्थापित करना संभव है तथा व्यक्ति एवं समाज की विशेषताओं के साथ उनकी संबद्धता का पता लगाया जा सकता है। लोगों से यह पूछना कि क्या वे खुश हैं, अपने जीवन से संतुष्ट हैं और समाज के बारे में भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं देता है। यह समाज के आंतरिक संकटों तथा मजबूती का संकेत भी कर सकता है। यह परिवर्तन की जरूरतों के बारे में भी बता सकता है। खुशहाली के उभरते हुए वैज्ञानिक अध्ययन का विचार, चाहे वे व्यक्ति और उनकी पसंद एवं विकल्प हो या जीवन संतुष्टि के बारे में समाज अथवा नागरिकों द्वारा व्यक्तिमत WHR 2012 खुशहाली के प्रमुख मापों के आधार पर इन अध्ययनों की कथा का सार प्रस्तुत करता है। फर्स्ट, दैनिक आवेगों में उतार चढ़ाव तथा सेकंड है एक व्यक्ति का जीवन के बारे में समग्र मूल्यांकन। पहली कोटि को प्राय प्रभावित या कृत्रिम खुशहाली कहते हैं, जबकि दूसरी को मूल्यांकनीय खुशहाली। यह जानना आवश्यक है कि दोनों ही प्रकार की खुशहालियों के पहले से जानने योग्य कारक हैं जिनमें हमारी मानवीय प्रवृत्ति तथा सामाजिक जीवन के अनेक पक्ष उजागर होते हैं। प्रभावित खुशहाली नींद की मित्रता की खुशी, परिवार के साथ समय बिताना और यौन क्रिया और दफ्तर में अपने वरिष्ठ के साथ बैठकों में प्रतिबिंबित होती है। दूसरी ओर मूल्यांकन खुशहाल जीवन के और ही आयामों की माप करती है, उनकी जो समग्र खुशहाली अथवा निराशा के लिए जिम्मेदार होते हैं। उच्चतर आय, शरीर और मन की बेहतर तंदुरुस्ती और साथ ही व्यक्ति के अपने समुदाय के प्रति उच्च विश्वास, ये सब उच्च जीवन संतुष्टि के कारक हैं, जबकि खराब स्वास्थ्य तथा समुदाय में गहरे विभाजन निम्न स्तर की जीवन संतुष्टि के परिचायक हैं। खुशहाली विभिन्न समाजों एवं कालों में प्रणालीगत रूप में भिन्न होती है और इसके कारण पहचाने जा सकते हैं। यहाँ तक कि जन नीतियों की रूपरेखा और उनके कार्यान्वयन के तरीकों से
इन्हें बदला भी जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किस प्रकार विशेष प्रकार की नीतियों को लागू कर राष्ट्रीय आय को बढ़ाया जा सकता है, उसी प्रकार लोगों की खुशहाली इसमें आएगा खुशहाली अथवा सुख की भी अभिवृद्धि की जा सकती है। भूटान इस दिशा में अत्यंत और गहरी अंतर्दृष्टि से युक्त सर्वथा नए प्रयास कर रहा है। एक घर की आय जीवन संतुष्टि में योग करती है, लेकिन सीमित रूप में दूसरी अधिक प्रभावी होती है। सामुदायिक विश्वास अथवा भरोसा, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। थर्ड है गवर्नेंस, राजकाज की गुणवत्ता एवं कानून का शासन। आय बढ़ाकर विशेष निर्धन समाजों में खुशहाली बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सहयोग और एकता बढ़ाकर बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, खासकर धनी समाजों में जहां आय की सीमांत उपयोगिता निम्न होती है। यह आकस्मिक नहीं कि दुनिया के वही सबसे सुखी खुशहाल देश उच्चतम आय वाले देश भी बनने की ओर अग्रसर होते हैं, जिनके यहाँ सामाजिक समानता, भरोसा तथा गुणवत्तापूर्ण गवर्नेंस होता है। हाल के वर्षों में डेनमार्क ऐसे देशों में शीर्ष पर रहा है। यह भी अनायास नहीं है कि पिछले 50 वर्ष में अमेरिका में जीवन संतुष्टि स्तर नहीं बढ़ा है, जबकि इसी अवधि में असमानता बढ़ी है, सामाजिक भरोसे में कमी आई है और लोगों का सरकार में विश्वास कम हुआ है। खुशहाली के सह संबंधों की पहचान करना एक बात है और पूरे समाज में अनुकूल जन नीतियों के इस्तेमाल से खुशहाली का स्तर बढ़ा देना दूसरी बात है। भूटान के GNH का सही लक्ष्य और अधिक से अधिक देशों के लिए जीवन संतुष्टि स्तर बढ़ाने के लिए प्रेरणा भी। प्रमुख लक्ष्य यह है कि पूरे समाज के खुशहाली स्तर को मापने में विभिन्न प्रयासरत देश खुशहाली जाल की अनदेखी कर सकते हैं, जो कि अमेरिका में हाल के दशकों में देखने को मिले, जहां की GNP लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है, जबकि जीवन संतुष्टि का स्तर नीचे गिरता रहा है। भूटान में जब से 1972 राजा ने सुख के लक्ष्य को दौलत के लक्ष्य से ऊपर रखा, तब से GNH ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का विचार, अन्वेषण और विकास की एक कहानी सुनाता है। भूटान के लिए सुख महज प्रेरणादायक सूचना पट से बढ़कर साबित हुआ, यह शासन और नीति निर्माण के लिए भी सुव्यवस्था का सिद्धांत बन गया। GNH इंडेक्स दुनिया में अपनी तरह का पहला है। सुख को मापने का एक गंभीर, विचारवान और निरंतर प्रयास। उन मापों को सरकारी नीतियां तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले सालों में दुनिया के कई देश भूटान और हाल ही में प्रकाशित 2 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से सीखेंगे। मानव व्यवहार की अंतर्दृष्टि। विश्व बैंक ने अपनी ताज़ी रिपोर्ट में विश्व विकास रिपोर्ट 2015 दिमाग, समाज और व्यवहार में कहा है कि विकास की नीतियाँ तब ज़्यादा प्रभावी हो जाती है जब उन्हें मानव व्यवहार के ज्ञान के साथ मिलाया जाए। इसमें आगे कहा गया है कि व्यवहार परक अर्थशास्त्र की जानकारी वाले नीति निर्णय विकास को बढ़ावा देने और समाज के भले के लिए खुशहाली सुधार ला सकते हैं। इसमें भारत के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र से कुछ उदाहरण दिए गए हैं।
फर्स्ट है, जब कुछ चुनिंदा गांवों में सामुदायिक नृत्यों में पूर्ण स्वच्छता CLTS कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें शौचालय निर्माण पर सब्सिडी दी गई और फैलने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया। तो खुले में शौच किया जाना बड़ी संख्या में 11% तक कम हो गया। माइक्रो फाइनेंस उपभोक्ताओं और उनसे पैसा वसूलने वाले समूहों के बीच होने वाली मियादी बैठकों की अवधि मासिक के बजाय साप्ताहिक करने से ऋण न चुकाने के मामले में 3 गुना तक कम हो गए हैं। शोध ने साबित किया कि जातिगत पहचान न किए जाने पर सब्सिडी जातियों के लड़के पहेलियां सुलझाने में उच्च जाति के लड़कों के समान ही थे, लेकिन एक मिश्रित समूह जिसमें जातिगत पहचान पहेली सुलझाने के पहले ही उजागर कर दी गई थी, में पिछड़ी जातियों के लड़कों की उपलब्धियों में उल्लेखनीय जातिगत अंतर नजर आया और वे 23% पिछड़ गए। रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा लेने वालों को जाति पहले ही पता चल गई थी, इससे उनका कार्य निष्पादन प्रभावित हुआ। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि रूढ़िवादी ढांचे से क्षमता में काफ़ी अंतर आ जाता है, जिससे फिर से वही रूढ़िवादिता हावी होती है और भविष्यकार का आधार बनती है। यह एक विष चक्र बन जाता है। इस चक्र को तोड़ने के तरीके ढूंढकर वंचितों का बड़े पैमाने पे भला किया जा सकता है। सामाजिक मानदंड, संस्कृति और विकास। आर्थिक विकास न सिर्फ राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और कराधान को सही करने पर निर्भर करता है, बल्कि इसका आधार इंसान के मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, संस्कृति और मानव मानदंड में भी होता है। अर्थशास्त्र के पेशे में इसका थोड़ा विरोध हुआ, क्योंकि इसका अर्थ एक तरह से शास्त्रों को पास रखने का आधार देना होता है। हालिया 2015 की विश्व विकास रिपोर्ट WDR विकास के व्यवहार परक और सामाजिक आधारों पर केंद्रित है और उसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। सरकारी दस्तावेज सामान्यतः रूखे, स्पष्ट, अक्सर विकास और आर्थिक क्षमता को बढ़ाने में सामाजिक मानदंडों और संस्कृति का कोई उल्लेख नहीं करते। हालांकि अब ऐसी रचनाएं बढ़ती जा रही हैं जो बताती है सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक परंपराएं आर्थिक क्षमता और विकास के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसे दर्शाने वाले विशाल देश व्यापक शोध और लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हैं। अक्सर ही कहा जाता है कि किसी देश का विकास इसके संसाधनों, मानव शक्ति और आर्थिक नीतियों, उदाहरण के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीति की दिशा पर निर्भर करता है, लेकिन इसके साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड भी हैं जो समाज में व्याप्त हैं। ऐसे समाज जो निजी शराफत और विश्वास से संपन्न होते हैं, उन्हें यह स्वाभाविक लाभ होता है कि किसी तीसरे पक्ष को अनुबंध लागू नहीं करने पड़ते। बाहर वालों के लिए यह जानकारी की खास समाज विश्वसनीय है ही व्यापार और कारोबार करने के लिए काफ़ी होती है। विकास के इन सामाजिक कामों को आर्थिक नीतियों पर रचनाओं में पर्याप्त पहचान क्यों नहीं मिलती है? इसकी एक वजह कि यह है कि अर्थशास्त्र के लिए मददगार यह सामाजिक गुण कैसे हासिल किए जाते हैं, इसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। सौभाग्य से एक नया विषय व्यवहार परक अर्थशास्त्र हमें परंपराओं और स्वभाव के निर्माण पर कुछ ज्ञान देने जा रहा है। उदाहरण के लिए यह
मानी हुई बात है कि जिन भवन और कार्यस्थल जिनका रख रखाव ज़्यादा साफ सुंदर किया जाता है वहाँ लोग ज़्यादातर ईमानदार और भ्रष्ट आचरण से बचने वाले होते हैं। यह लगभग इसी तरह है कि हमारा मानसिक झुकाव हो कि हम एक अच्छे वातावरण को अपने भ्रष्ट आचरण से बर्बाद न करें। न्यूयॉर्क शहर में दीवारों से ग्रेफिटी भित्ति चित्र हटाकर और शहर की सफाई करके वहां अन्य चीज़ों के अलावा भारी संख्या में होने वाले अपराधों पर नियंत्रण पाया गया। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने गुंडागर्दी रोकने और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को डराने वाली ग्रेफिटी हटाने का फैसला लिया। शहर की फिजा को ज़्यादा सुंदर बनाने से किसी तरह संभावित अपराधी को कम अपराध करने को प्रेरित किया जा सका है। किसी को भी इसका आम उदाहरण मेट्रो में सफ़र करने वाले दिल्ली वालों के व्यवहार में दिख सकता है। व्यापक रूप से यह देखा गया है कि लोग दिल्ली की साफ सुथरी मेट्रो में यात्रा के दौरान बेहतर बर्ताव करते हैं। कुछ का कहना है कि वह अपने बुरे बर्ताव को वापस ज़मीन तक आने के लिए डाल देते हैं। इसी तरह यह समाजशास्त्र के प्रभावशाली टूटी खिड़की सिद्धांत के अनुरूप ही है। इसके अनुसार अगर हम छोटे स्तर के असामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो इससे स्वाभाविक रूप से बड़े अपराधों और भ्रष्टाचार के कृत्यों से पर एक निरोधी असर होता है। इसके अलावा नागरिकों के कुछ सामूहिक गुणों जैसे कि ईमानदारी, विश्वसनीयता की असली पहचान और जागरूकता समूचे समाज को इन गुणों को अपनाने के काबिल बनाती है और सर्वव्यापी मुफ्त के फायदे उठाने की समस्या से निजात दिलाती है। अर्थशास्त्र में इस तरह की रचनाएं बढ़ रही है जिनके अनुसार समाज परस्थ व्यवहार जिसमें परोपकारिता और विश्वसनीयता शामिल है इंसानों में जन्मजात होता है और अर्थव्यवस्था को प्रभावी ढंग से चलाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम करता है। दूसरे शब्दों में इंसानों में दूसरे लोगों के लिए निजी फायदे से ऊपर उठने की स्वाभाविक क्षमता होती है या इसी की ज़रूरत होती है क्योंकि उस व्यक्ति ने एक वायदा किया हुआ है। यह विशेषता भले ही इंसान में कार्मिक विकास से ही हो लेकिन आज इसकी मौजूदगी को हाल के अध्ययनों में लेबोरेटरी टेस्ट के जरिए दर्शाया गया है। मूल्य और अर्थशास्त्र में आएगा मनोविज्ञान और विकास परक जीव विज्ञान में एक शोध से दर्शाया गया है कि नैतिकता, परोपकार और मूल्य मानी जाने वाली अन्य बातें इंसानी दिमाग का जन्मजात हिस्सा होती हैं। फिर भी जिस परिवेश में एक व्यक्ति रहता है वह उनका शोषण कर सकती है या कुचल सकती है। हालांकि इन इंसानी और नैतिक गुणों की पहचान का आर्थिक विकास पर भारी असर पड़ सकता था लेकिन इसका अर्थशास्त्र में देरी से प्रवेश हुआ इसलिए इस पर रचनाएं नई और छोटी हैं। दरअसल हालिया शोध दिखाते हैं कि समाज में कुछ अच्छे लोग होने से व्यवहार का स्तर ऊपर उठ सकता है जिससे हम कुल मिलाकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं। इसके भी प्रमाण हैं कि सामाजिक मानदंड और आदतें जो पहली नज़र में किसी समाज में अंदर तक सीमाएं लगाती है अल्पकाल में ही बदल सकती है। इस तरह से तो किसी देश के लिए सामाजिक मानदंडों को विकसित और पोषित किया जा सकता है जो अधिक सक्रिय अर्थव्यवस्था को सक्षम करे।
एक देश की आर्थिक प्रगति की बात करते हुए सारा ध्यान, प्रशंसा और आलोचना दोनों सामान्यतः सरकार पर केंद्रित रहता है। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि वह बहुत कुछ नागरिक समाज, फार्मों, किसानों, आम नागरिकों पर भी निर्भर होती है। सामाजिक मानदंड और सामूहिक विश्वास जो इन पक्षों के व्यवहार को आकार देते हैं, किसी देश के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईमानदारी, समयबद्धता, वायदे पूरे करने की प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार के प्रति नजरिया ऐसी विशेषताएं हैं जो सामाजिक विश्वास और मानदंड से बनती है और व्यवहार के तरीके आदत बन सकते हैं। इसके अलावा भारत जैसे एक लोकतंत्र में सरकार क्या कर सकती है, यह काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करता है कि आम लोग क्या सोचते हैं और किस पर यकीन करते हैं। चुनावी राजनीति का अर्थ यही है। पहले इस पर ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया गया? इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि पारंपरिक अर्थशास्त्र के बारे में इतना ज़्यादा लिखा गया कि जैसे जीवन के ये गैर अर्थशास्त्रीय पहलू महत्वहीन हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि एक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती अगर लोग पूरी तरह खुद सोचकर काम करने वाले हों, जहां निजी हित आर्थिक विकास का एक मुख्य कारक है। यह भी महत्वपूर्ण है कि माना जाए कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता उस सीमेंट का काम करते हैं जो समाज को बांधता है। एक समय था जब अर्थशास्त्री इन सामाजिक मानदंडों, प्राथमिकताओं और परंपराओं को अपरिवर्तनीय मानकर व्यवहार करते थे। अगर ऐसा था तो उनके असर पर विश्लेषण करने का कोई खास फायदा नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि गुण बदले जा सकते हैं। ईमानदारी और शराफत को पोषित किया जा सकता है और भ्रष्टाचार से विमुक्ता और मजबूत किया जा सकता है। अगर किसी देश में यह गुण पर्याप्त या नहीं तो यह संभव है कि वह देश जड़ हो जाएगा और अराजक गरीबी के जाल में फंसा रहेगा। उदाहरण के लिए उन अनुबंधों को लीजिए जो बाजार को विकसित होने और आर्थिक जिंदगी का आधार तैयार करते हैं। अगर किसी देश में अनुबंधन की व्यवस्था इतनी कमज़ोर होगी कि अगर कोई बैंक मकान खरीदने के लिए किसी व्यक्ति को 20 साल का ऋण देता है जिसके लौटाए ना जाने की बहुत ज़्यादा आशंका है, तो इसका असर यह नहीं पड़ेगा कि उस देश में बैंक भारी घाटे में जाएंगे। इसका असर यह होगा कि बैंक ऋण नहीं देंगे और मकान बाजार बहुत अल्प विकसित रहेगा और मकानों की कुल संख्या बहुत कम रहेगी। जटिल और बड़े अनुबंध लागू करने, विशेषकर जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षा दी गई हो, की जिम्मेदारी राज्य की है। राज्य कानून और व्यवस्था उपलब्ध करवाता है ताकि लोग अनुबंध कर सके। आर्थिक जीवन रोजमर्रा के अनुबंधों से भरा होता है। उदाहरण के लिए आप मुझे अपनी टैक्सी में यात्रा करने देते हैं और उसके अंत में आपको भुगतान करता हूं। मैं आपको पैसे देता हूं और आप मेरा घर अगले 2 दिन तक पेमेंट करते हैं, या आप मेरा घर 2 दिन तक पेमेंट करते हैं और मैं उसके बाद आपको पैसे देता हूँ। रोज़मर्रा की इन स्थितियों में राज्य और अदालतों को लाना बहुत बोझिल होगा। यह मुख्यतः जमानती लोगों की व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता होनी चाहिए। जिन समाजों ने सफलतापूर्वक इन गुणों को विकसित कर लिया है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। जो समाज
जो समाज इन विशेषताओं में पीछे रह गए उनकी आर्थिक प्रगति भी कमज़ोर ही रही है। फिर इसमें आएगा, यह ठीक पता नहीं है कि इन दोनों मूल्यों को समाज में कैसे शामिल किया जाए, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इनके महत्व के बारे में लिखते रहने से बदलाव की प्रेरणा मिलेगी। जैसे ही आम लोगों को यह एहसास होगा कि आर्थिक प्रगति के लिए ये सामाजिक गुण उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि वह नीतियाँ जो सीधे अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, जैसे स्टॉक मार्केट का चलना या बाजार में प्रतियोगिता के नियम तय करना। इसके अलावा आधारभूत साक्षरता और बेहतर शिक्षा भी मददगार होगी, क्योंकि फिर लोग खुद ही अपने स्तर पर विचार कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। साक्षरता का और फ़ायदा है, इसका परिणाम यह होता है कि सामान्य जन ऐसी नीतियों की मांग करते हैं जो वास्तव में बेहतर होती हैं, उनके बजाय जो सिर्फ सतह पर बेहतर दिखती हैं। और भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में इससे राजनेता बेहतर नीतियाँ चुनना शुरू करेंगे। अंततः राजनेता और नीति निर्माता अगर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता के गुणों के आदर्श बने तो गाड़ी चल पड़ेगी। नीति निर्माण में इंसानी जीवन के व्यवहारपरक पहलुओं को शामिल करना लोगों के कल्याण में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है।